अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, डॉक्टर तमीना नज़ीर हेयर। आज हम फिजियोलॉजी का सेल यूनिट के बारे में फर्दर हम डिटेल से पढ़ेंगे कि जो हमारे रिमेनिंग टॉपिक्स हैं। फंक्शनल सिस्टम ऑफ द सेल। अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे सेल एंडोसाइटोसिस। सेल एंडोसाइटोसिस क्या है? तो इस चीज़ को हम पढ़ते हैं। दो तरह की होती है, एक पिनोसाइटोसिस होता है, एक फैगोसाइटोसिस होता है। अब ये दोनों चीज़ें क्या हैं, इसको हम आज पढ़ेंगे। If a cell is to live and grow and reproduce, it must obtain nutrients and other substances from surrounding fluid. Most substances pass through the cell membrane by diffusion and active transport. सिंपल इधर बात की है कि सेल को जिंदा रहने के लिए, ग्रो करने के लिए और रिप्रोड्यूस करने के लिए खुराक की और दूसरे न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। अब ये इसको मिलते कैसे हैं? ये डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू भी मिलते हैं और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू भी। तो जो डिफ्यूजन है वो क्या है? वो सिंपली क्या होता है कि मेम्ब्रेन के थ्रू जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो एक जगह से दूसरी जगह कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से ट्रैवल कर जाते हैं। ठीक है, तो जो आपकी सेल मेम्ब्रेन है, क्योंकि लिपिड बाय नेचर होती है, तो वहाँ से लिपिड सोलेबल जितने भी सब्सटेंस होते हैं वो इजीली लिपिड मैट्रिक्स से गुजरकर आपके सेल के अंदर एंटर हो जाते हैं। कुछ पोर्स होते हैं सेल मेम्ब्रेन में, उसके थ्रू भी एंटर हो जाते हैं। अब जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है वो एक्चुअली में क्या होती है कि वो एनर्जी टेकिंग होती है। एटीपी को यूज़ करके क्या करती है कि किसी यहाँ प्रोटीन के साथ अटैच हो जाती है। कोई भी न्यूट्रिएंट है, उसने सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करना है, तो वो क्या करता है कि किसी प्रोटीन के साथ, स्ट्रक्चर प्रोटीन के साथ अटैच होके उसके साथ वो फिर आपके सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है। तो ये होती है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो कुछ बाज़ का लार्ज पार्टिकल जब आपके सेल के अंदर एंटर हो जाए, वेरी लार्ज पार्टिकल एंटर द सेल बाय स्पेशलाइज्ड फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन कॉल्ड एंडोसाइटोसिस। बेसिकली ये फंक्शन आपकी सेल मेम्ब्रेन का है, तो इसमें एंडोसाइटोसिस का फिनोमेना कहते हैं अगर लार्ज पार्टिकल आपके सेल के अंदर एंटर हो जाए। तो दो प्रोसेसेस हैं, पिनोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस में क्या होता है कि जो छोटे पार्टिकल है, माइन्यूट पार्टिकल, वो इस तरह माइन्यूट पार्टिकल वेसिकल बना देते हैं कि उसका एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का कुछ पार्ट और जो उसके सेल साइटोप्लाज्म है उसका कुछ पार्ट मिलके इन्वेजिनेशन कर लेता है। इन्वेजिनेशन मतलब एक छोटा सा सर्कल बना देता है। वो कैसे बनाता है ये आपको चीज़ समझ आ जाती है भाई। और फैगोसाइटोसिस में क्या होता है? फैगोसाइटोसिस में लार्ज पार्टिकल जैसे कि बैक्टीरिया या पूरा का पूरा सेल हो गया या कोई टिश्यू जिस जो ख़त्म हो रहा हो, डिजेनरेटिंग टिश्यू, वो सारा क्या होता है कि एक वेसिकल की फॉर्म में सेल के अंदर एंटर होता है। तो दो प्रोसेस हैं, एक पिनोसाइटोसिस, एक फैगोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस क्या है? आपकी स्मॉल जो मॉलिक्यूल्स हैं, पार्टिकल्स हैं, वो वेसिकल बना के सेल मेम्ब्रेन से वो छोटे छोटे वेसिकल बना देते हैं। जबकि फैगोसाइटोसिस क्या है? इसमें लार्ज मॉलिक्यूल। डिफरेंस क्या है? सिर्फ मॉलिक्यूलर साइज का। अब सबसे पहले पिनोसाइटोसिस का फिनोमेना पढ़ते हैं। पिनोसाइटोसिस आपकी सेल मेम्ब्रेन में कॉन्टिन्यूसली हो रही है। अगर फ़र्ज़ करें कि मैक्रोफेजिस वो होते हैं जो आपके जितने भी सेल के अंदर कोई फॉरेन पार्टिकल एंटर हो जाता है उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए आपकी जो मैक्रोफेजिस हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। Pinocytosis occur continually in the cell membrane of the most cells, but it is especially rapid in some cells. Pinocytosis हर सेल के अंदर मौजूद होता है फिनोमेना, पर होता किन में ज़्यादा है? जहाँ ज़्यादा ज़रूरत हो। For instance, it occurs so rapidly in macrophages that
about 3% of total macrophage membrane is engulfed in the form of vesicle each minute. अब ये बाज़ का ये जो मैक्रोफेजेस का फिनोमेना है इतना ज़्यादा हो रहा है क्योंकि पिनोसाइटोसिस क्या है, सेल में ब्रेन इन्वेजिनेट होकर एक वेसिकल बनाती है। तो पिनोसाइटोसिस अब इतना ज़्यादा है कि ये हर मिनट में तकरीबन अपने ही एक सेल मेम्ब्रेन का 3% हिस्सा खा जाता है मतलब इसमें यूटिलाइज हो जाता है। Even so, pinocytosis vesicles are so small, usually only 100 to 200 nanometers in diameter, that most of them can be seen only with electron microscope. तो ये इतने छोटे होते हैं कि 100 से 200 नैनोमीटर्स तक इसका डायमीटर होता है। Pinocytosis is only means by which most large macromolecules such as most protein molecule can enter the cell. अब पिनोसाइटोसिस के थ्रू लाजमी नहीं है कि कोई पार्टिकल डिस्ट्रॉय हो, इस तरह भी हो सकता है कि आपका कोई फूड पार्टिकल जिसने एंटर होना हो, कोई एनर्जी पार्टिकल जिसने एंटर होना हो, इस तरह कोई भी प्रोटीन जिसने एंटर होना हो वो पिनोसाइटोसिस के थ्रू सेल के अंदर एंटर हो जाती है। इनफैक्ट द रेट एट विच पिनोसाइटोसिस वेसिकल फॉर्म इज यूजुअली इनहांस्ड व्हेन मैक्रो मॉलिक्यूल अटैच टू सेल मेम्ब्रेन। अब पिनोसाइटोसिस का फिनोमेना कब इंक्रीज होता है, जैसे कोई मैक्रोमोलिक्यूल सेल मेम्ब्रेन के साथ अटैच होता है। अब ये देखो पिक्चर, इस तरह सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये उसके ऊपर रिसेप्टर अटैच होते हैं। ये समझो कोई कोटेड बिट्स हैं। कोटेड बिट्स क्या होते हैं, ये स्पेशल प्रोटीन होती हैं, स्पेशल रिसेप्टर होते हैं जो हर सेल मेम्ब्रेन के ऊपर मौजूद होते हैं। जैसे ऊपर इसके कोई भी पार्टिकल फूड या कोई चीज़ इसके साथ आके अटैच होती है तो ये जिस सेल मेम्ब्रेन है ये क्या करना शुरू हो जाती है, इस साइडों से इन्वेजिनेट करती है, प्रोट्यूड कर देती है। इस तरह ये प्रोट्यूजन कर रही है, आपस में ऊपर की तरफ निकल रही है। ऊपर की तरफ सेल मेम्ब्रेन निकलते निकलते एक दूसरे के साथ करीब आना शुरू हो जाती है और एक सर्कल बना देती है। जैसे ही ये एक दूसरे से करीब आते हैं फ्यूज कर जाते हैं और जो प्रोसेस है वेसिकल फॉर्मेशन का वो हो जाता है, ठीक है। अच्छा, these molecule usually attach to special protein receptor on surface of membrane that are specific for the type of protein that is to be absorbed. अब होता क्या है बेसिकली कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मेम्ब्रेन के ऊपर प्रोटीन रिसेप्टर्स के साथ अटैच हो जाते हैं। अब ये जो रिसेप्टर्स हैं ये सेल मेम्ब्रेन के ऊपर मौजूद होते हैं, इनको बोलते हैं कोटेड बिट्स, ठीक है। और अगर कोटेड बिट्स की बात हो रही है तो फिर सेल के अंदर क्या होता है कि स्पेशल फिब्रिल प्रोटीन होते हैं जिसको क्लेथरिन बोलते हैं। अब ये जो क्लेथरिन है ये क्या करती है कि इसके अंदर क्लेथरिन के अलावा कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन होते हैं एक्टिन मायोसिन जो कॉन्ट्रैक्ट करके क्या करती है कि सेल मेम्ब्रेन को इन्वेजिनेट करती है अंदर की तरफ और फिर उसका जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है उसको अपने अंदर थोड़ा ऑक्यूपाई कर लेती है और एक वेसिकल की फॉर्म में सेल के अंदर चली जाती है। ये देखें, ये क्लेथरिन है, साथ ही इधर एक्टिन और मायोसिन होते हैं। जैसे ही कोई इसके ऊपर प्रोटीन आके अटैच होती है ये कॉन्टैक्ट करना शुरू करते हैं। कॉन्ट्रैक्शन करवाते करवाते ये क्या करते हैं कि ये देखो एक्टिन मायोसिन कॉन्ट्रैक्ट करते करते एक वेसिकल बना देते हैं, ठीक है। अब इस सारे प्रोसेस के लिए एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है और साथ कैल्शियम आयन की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। कैल्शियम आयन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में मौजूद होता है तो इसकी वजह से जो कोटेड बिट्स हैं वो कॉन्ट्रैक्शन करने में उसको फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प होती है। तो यहाँ तक था पिनोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस क्या था, स्मॉल मॉलिक्यूल या स्मॉल पार्टिकल्स का
सेल मेम्ब्रेन के अंदर एंटर होना और वेसिकल बनाना। अब फैगोसाइटोसिस क्या है? फैगोसाइटोसिस पिनोसाइटोसिस की ही तरह है, बस डिफरेंस क्या आता है लार्जर पार्टिकल का। अब ये लार्जर पार्टिकल कोई सेल हो सकता है, कोई टिश्यू हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब ये फिनोमेना मोस्टली होता कहाँ पे है? ये आपके WBCs में, ये टिश्यू मैक्रोफेजेस में होता है, जिसने डिफेंस सिस्टम करना होता है सबसे पहले। तो phagocytosis is initiated when a particle such as bacterium, dead cell, tissue, debris bind with receptor on the surface of phagocyte. कब शुरू होता है? जब फैगोसाइट्स या कोई स्पेसिफिक सेल जो हैं उसके ऊपर बैक्टीरिया, डेड सेल या कोई टिश्यू आके बाइंड करे तो ये फिनोमेना क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। मोस्टली जैसे ही बैक्टीरिया बॉडी के अंदर एंटर होता है उसके ऊपर कोई एंटीबॉडी अटैच होते हैं। अब जो फैगोसाइट के साथ आके अटैच होंगे वो क्या होंगे? एंटीबॉडीज अपने ऊपर बैक्टीरिया को कैरी किए होंगे और वो साथ अटैच हो जाएंगे। अब इस प्रोसेस को के एंटीबॉडी बैक्टीरिया को लेके सेल मेम्ब्रेन के साथ अटैच हुआ है तो इसको बोलते हैं ऑप्सोनाइजेशन। ठीक है। अब इसके स्टेप्स होते हैं फैगोसाइटोसिस के। तो क्या है? सबसे पहले द सेल मेम्ब्रेन रिसेप्टर अटैच टू द स्पेसिफिक सरफेस लिगेंड्स ऑफ द पार्टिकल। तो सेल मेम्ब्रेन के जो रिसेप्टर्स हैं वो सरफेस लिगेंड या एंटीबॉडीज के साथ जाके अटैच हो जाते हैं। फिर उसकी वजह से क्या होता है? द एजेस ऑफ मेम्ब्रेन अराउंड द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट इवेजिनेट आउटवर्ड। जैसे ये साथ अटैच होता है लिगेंड तो जो मेम्ब्रेन होती है वो क्या होती है? बाहर की तरफ प्रोट्रूड करती है और कुछ ही सेकंड में वो पूरे सेल को इन्वेल्व कर लेती है और सेल का हिस्सा बन जाती है। अब ये जो वेसिकल बनेगा वो क्या होता है? फैगोसाइटिक वेसिकल। इसमें भी एक्टिन, मायोसिन, एक्टिन और फिब्रिल, कॉन्ट्रैक्टाइल फिब्रिल जो हैं वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, एक फोर्स प्रोवाइड करते हैं कॉन्ट्रैक्शन के लिए ताकि एक वेसिकल इजीली बन सके। फोर्थ पे द कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन देन पिंच द स्टेम the vesicle so completely that the vesicle separate from the cell membrane, leaving the vesicle in the cell interior in same way that pinocytic vesicle are formed। तो उसी ही तरह जैसे पहले हमने पढ़ा कि वेसिकल प्रोटीन कॉन्टैक्ट करके तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर वेसिकल को बना देती है। अब सेल मेम्ब्रेन के अंदर तो वो चलेगी, तो इसके अंदर हो क्या रहा है? बेसिकली फिनोसाइटोसिस और फैगोसाइटोटिक जो मॉलिक्यूल होते हैं उसके अंदर फॉरेन सब्सटेंसेस होते हैं। अब वो क्या होते हैं कि डाइजेस्ट होते हैं सेल के अंदर। तो सेल की डाइजेशन में सबसे पहला जो रोल है वो लाइसोसोम्स का है। लाइसोसोम्स हमने पढ़ा क्या होते हैं? छोटे छोटे आपके सेल के अंदर वेसिकल होते हैं जिसके अंदर मौजूद होता है एसिड हाइड्रोलाइसिस। ठीक है। अब ये हाइड्रोलाइज क्या करता है कि जैसे ही वेसिकल के साथ, इसको डाइजेस्टिव वेसिकल भी बोलते हैं, ये जैसे ही वेसिकल जो आता है पिनोसाइटोसिस या फैगोसाइटोसिस के थ्रू, हाइड्रोलाइसिस का फिनोमेना स्टार्ट हो जाता है लाइसोसोम्स के थ्रू और वो क्या करते हैं कि प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करना शुरू कर देते हैं। The product of digestion a small molecule of amino acid। अब डाइजेशन होगी, उसका एंड प्रोडक्ट क्या होगा? लिपिड का क्या बनेगा? फैटी एसिड बनेगा। कार्बोहाइड्रेट का क्या बनेगा? ग्लूकोज। प्रोटीन का क्या बनेगा? अमाइनो एसिड। तो इस तरह जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनके या डाइजेस्टिव प्रोडक्ट्स हैं वो बन जाते हैं। फिर जो एंड अप हो जाता है सारी डाइजेशन का तो उस टाइम जो वेसिकल होता है उसको रेजिडुअल बॉडी बोलते हैं या रेजिडुअल वेसिकल बोलते हैं। उसमें सारे इनडाइजेस्टिबल सब्सटेंसेस मौजूद होते हैं। फिर यही जो आपके रेजिडुअल बॉडी है ये आपकी सेल से, क्योंकि अब ये एक्स्ट्रा हो गई है तो ये आपके सेल से एक्सोसाइटोसिस के थ्रू बाहर निकल जाती है। एंडोसाइटोसिस के थ्रू अंदर आई थी, एक्सोसाइटोसिस के थ्रू बाहर चली जाती है। तो एक्सोसाइटोसिस क्या है? जिसमें सेल का जो वेसिकल है, जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो सेल के बाहर चले जाते हैं। तो इस तरह अगर
स्पिनोसाइटोटिक और साइटोटिक वेसिकल जो है वो लाइसोसोम्स रख रहा है और लाइसोसोम डाइजेस्टिव फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, तो इस टाइम पे हम उसको डाइजेस्टिव ऑर्गन और सेल भी बोल सकते हैं इन वेसिकल्स को। अच्छा, अब बात करते हैं रिग्रेशन ऑफ टिश्यू एंड ऑटोलाइसिस ऑफ सेल। अब कुछ सेल होते हैं आपकी बॉडी के जिसका जो साइज होता है वो एक इंक्रीज करके फिर डिक्रीज होने की सलाहियत रखता है। जैसे आपके फर्ज करें प्रेगनेंसी में क्या होता है, यूट्रस इनलार्ज होके और आफ्टर प्रेगनेंसी क्या होता है कि यूट्रस वापस अपनी पोजीशन में आ जाता है। तो इसका क्या मतलब है कि जो यूट्रस के सेल हैं वो पहले इनलार्ज किए उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट किए। इसी तरह मेमोरी ग्लैंड है, मेमोरी ग्लैंड में भी क्या होता है, ड्यूरिंग लैक्टेशन मेमोरी ग्लैंड का साइज इंक्रीज कर जाता है और उसके बाद वापस कम हो जाता है। ये सारा क्या फिनोमेना है, ये रिग्रेशन ऑफ टिश्यू है। मतलब टिश्यू अपना साइज क्या कर रहा है, सेल अपना साइज क्या कर रहा है, कम कर रहा है। तो इसको बोलते हैं रिग्रेशन ऑफ टिश्यू और ऑटोलाइसिस ऑफ सेल। अब ये एक जैसे ही कोई फूड पार्टिकल आया, एंटर हुआ, ठीक है, कोई भी फूड पार्टिकल हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, ये आउटवर्ड मेम्ब्रेन इवेजिनेट की, उसके बाद वेजिकल बना तो अगर उसके साथ लाइसोसोम आके अटैच हो गया है तो उसको क्या बोलेंगे हम, डाइजेस्टिव वेजिकल। और जैसे ही वो डाइजेशन हो जाएगी तो उसके बाद क्या होगा कि जो वेस्ट प्रोडक्ट होंगे वही बस इसके अंदर रह जाएंगे, तो इसको बोलेंगे रेजिडुअल बॉडी। अब ये रेजिडुअल बॉडी इधर से अटैच होके सेल मेम्ब्रेन के साथ वापस एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर निकल जाती है। अच्छा, अब बात करते हैं ऑटोलाइसिस की। Another special role of lysosome is removal of damaged cell and damaged portion of cell from the tissue। ठीक है, अब आपके सेल का जैसे अभी हमने पढ़ा कि डैमेज पोर्शन क्या है वो निकल जाता है। डैमेज टू द सेल caused by heat, cold, trauma, chemical or any other factor induces lysosome to rupture। नॉर्मली क्या है कि आपकी जो सेल है वो हीट की वजह से, किसी केमिकल की वजह से, किसी भी एक्सीडेंट की वजह से क्या होते हैं कि डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अब वो जो डिस्ट्रॉय हैं हो जाते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है कि फ़ौरन हाइड्रोलाइज रिलीज करके उसको डाइजेस्ट करके और उसका वेजिकल बना के उसको बॉडी से एक्सपेल कर देते हैं। ये जो टिश्यू सेल का अपना ही डैमेज होना और उसी को एक्सपेल कर देना वो क्या कहलाता है, फिनोमेना ऑटोलाइसिस कहलाता है। ठीक है, lysosome also contain bactericidal agents that can kill the phagocytes bacteria before they can cause cellular damage। अब जैसे कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो सेल डैमेज से बचाने से पहले ही कि वो आपकी बॉडी में कोई चेंज लाए, उससे पहले आपके जो सेल्स हैं उसमें इतनी सलाहियत होती है लाइसोसोम्स की वजह से कि वो फ़ौरन जाके बैक्टीरिया को किल कर दे। तो वो जो किल करने के लिए लाइसोसोम्स के अंदर मौजूद सब्सटेंसेस कौन से होते हैं, लाइसोजाइम मौजूद होता है जो बैक्टीरिया सेल मेम्ब्रेन को डिसॉल्व करने की सलाहियत रखता है, लाइसोफेरिन होता है जो इसके जो आयरन के साथ अटैच हो जाता है और बैक्टीरिया की ग्रोथ को ख़त्म करता है। ठीक है, और एसिड नेचर होती है उसकी 5 pH के साथ। ये क्या करती है कि ये हाइड्रोलाइसिस को एक्टिवेट करके बैक्टीरिया को की मेटाबॉलिक एक्टिविटी को डिक्रीज कर देती है, इनएक्टिवेट कर देती है। अब आपकी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो इसमें हम देखते हैं कि जो सेलुलर स्ट्रक्चर है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी अपैरेटस उसकी सिंथेसिस कैसे हो रही है और वो क्या उसके फंक्शंस हैं। तो स्पेसिफिक synthesis and formation of cellular structures by endoplasmic reticulum and Golgi apparatus। specific function of endoplasmic reticulum। तो आज हम endoplasmic reticulum का फंक्शन देखते हैं। आपको पता है कि endoplasmic reticulum एक एक्सटेंसिव
सिस्टम है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी एपैरेटस एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके काम करते हैं, क्योंकि ये लिपिड बाय लेयर होते हैं इन नेचर, सेल मेम्ब्रेन इसकी, तो और इसके अंदर प्रोटीन भी होती है। अब ये जो सारा प्रोसेस है ये आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मैं बता रही हूँ कि इसकी स्ट्रक्चर लिपिड बाय लेयर है उसी तरह जैसे आपकी सेल मेम्ब्रेन की होती है। अच्छा, होता क्या है बेसिकली, जितने भी आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके अंदर सिंथेसिस का प्रोसेस स्टार्ट होता है। अब जैसे ही कोई वेजिकल सिंथेसाइज हो जाएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, वो वेजिकल की फॉर्म में बन के निकलेगा और गोल्जी एपैरेटस की तरफ मूव करेगा। गोल्जी एपैरेटस से मूव करके वो साइटोप्लाज्म के अंदर आ जाएगा। तो बाज़ का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम खुद ही साइटोसोल के अंदर वेजिकल एंटर कर देते हैं और बाज़ का वो सिंथेसाइज करके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ मूव करके गोल्जी एपैरेटस की तरफ मूव करते हैं। अच्छा, जो ग्रैन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है जिसके ऊपर बीड्स बने होते हैं राइबोसोम्स के, तो वो प्रोटीन बनाता है। ठीक है, तो जो ग्रैन्युलर पोर्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज कैरेक्टराइज्ड बाय लार्ज नंबर ऑफ राइबोसोम अटैच्ड टू द आउटर सरफेस ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का आउटर एरिया है उसके ऊपर राइबोसोम्स अटैच होते हैं। वो क्या करते हैं कि प्रोटीन को बना के सेलुलर मैट्रिक्स के अंदर भेज देते हैं। ठीक है, अब कुछ जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो क्या कर रहे हैं, लिपिड भी बनाते हैं। लिपिड कैसे बनाते हैं कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके अंदर फॉस्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल मौजूद होता है एक्सेस अमाउंट में, वो क्या करता है मिलके लिपिड बना देता है। अब ये जो लिपिड है ये कहाँ काम आता है, सबसे मेजर पार्ट सेल मेम्ब्रेन की कंस्ट्रक्शन में। तो ये बकायदा अपने सेल मेम्ब्रेन को कंस्ट्रक्ट तो करते हैं, मतलब अपनी मेम्ब्रेन्स को, जो ऑर्गेनेलीज की मेम्ब्रेन है उसकी कंस्ट्रक्शन के अलावा ये क्या करते हैं, कुछ पोर्शन जो लिपिड का होता है उसको उसके साइटोसोल के अंदर एंटर कर देते हैं। ठीक है, तो कैसे एंटर करते हैं, तो सबसे पहले ये अपने अंदर वेसिकल बनाता है लिपिड का, उसके बाद ये गोल्जी एपैरेटस की तरफ मूव करता है, वहां से मूव करके ये साइटोसोल के अंदर चला जाता है। अच्छा, उसके अलावा कुछ दूसरे फंक्शन हैं आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, वो क्या है, सिग्निफिकेंट फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्पेशली द स्मूथ रेटिकुलम इज दैट कि ये ग्लाइकोजन के ब्रेकडाउन के लिए भी ज़रूरी है। इसके अंदर कुछ ऐसे एंजाइम होते हैं जो ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करते हैं। इट प्रोवाइड्स ए वास्ट नंबर ऑफ एंजाइम दैट आर कैपेबल ऑफ डिटॉक्सिफाइंग substances such as drug that might damage the cell. It achieves detoxification by coagulation, oxidation, hydrolysis, conjugation with glycuronic acid and other ways. तो ये क्या करता है, जैसे कोई दूसरा पार्टिकल वगैरह एंटर होता है तो उसको डिस्ट्रॉय करने की भी सलाहियत रखता है अपने एंजाइम्स के थ्रू। तो आज के लेक्चर में हमने एंडोसाइटोसिस पढ़ा, दो तरह के होते हैं इसके प्रोसेस, पिनोसाइटोसिस और फैगोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस क्या था, स्मॉल पार्टिकल्स को इंगल्फ करना, और फैगोसाइटोसिस क्या था, लार्ज पार्टिकल को डाइजेस्ट करना। ठीक है, इंगल्फ करना। ये बनता कैसे, इस प्रोसेस को हमने देखा। और उसके बाद हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो फंक्शन है उसको देखा कि वो किस किस तरह उसका सिंथेसिस हो रही है। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं तक था। इंशाल्लाह हम इसी लेक्चर को फर्दर आप कल कंटिन्यू करेंगे। कोई क्वेश्चन क्यूरी हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।